अभी तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए हैं। आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखा हुआ है। मैंने इस सदी में ये देख, आई एम सीरियस। तो शादी करा के फंस गया हूँ, अल्लाह जानता है। 30 से 32,000 रुपया कमा रहा हूँ। 30 से 32,000। दूध गया, पैम्पर गया, सीरियस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन सीरीज के एक और वीडियो में। और वीडियो का टाइटल है इंडिया 13.1% फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पाकिस्तान 40% इंक्रीज इन पॉवर्टी। ये जो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया गया है। वीडियो का क्रेडिट नायला मैम को जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया के फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या सोचती है और अपनी गरीबी के बारे में क्या ही सोचती है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है 40% को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले सालों में बताया जा रहा है कि ये 60 तक जाएगी, 60% तक। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, ये वो गुर्बत है जो जिसमें हम कहते हैं कि ना कपड़ा, ना मकान, ना रोजगार, ना घर, रहने को छत भी नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए गरीबी तो है, लेकिन एक्सट्रीम गरीबी की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ती चली जा रही है। इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान का यूथ मौजूद है जो किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। बारी बारी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकली ये जो सिचुएशन है इसका जिम्मेदार कौन है। क्या मसला आपका इतना है? महंगाई का बहुत ज्यादा मसला है। अच्छा, साड़ी फटी पई है, सीरियस, झूठ नहीं, अल्लाह जानता है। 30,000 रुपया मेरी सैलरी है, जिसमें घर का रेंट, बिजली का बिल, तो चोरों ने 28,000 बिल भेज दिया मुझे। फिर क्या किया? 7 से अदारे पकड़े मैंने, सालों से भीख मांगी। महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं तो अब क्या हालात है मुल्क में? कहती है हुकूमत आएगी, 30,000 में कोई हुकूमत नहीं या पुरानी नहीं है। तो गंजे लूट के खा गए मुल्क को। ये कुत्ती के बच्चे, आप तो लंदन में, हमें इधर भागे। ये पेट्रोल देखें आप, पेट्रोल देखें, जो चोरों ने 300 कुछ रुपये लीटर कर दिया। अभी मैं 307 से दारा पकड़ के ले गया इधर, सीरियस। अब तक अच्छा लोन लेके जिंदगी गुजारे, जब सैलरी आती है वो तो लोन में चली जाती है, तो घर का गुजर बसर कैसे? पूरी बहुत। अभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा इधर, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गांव का हूँ, रीजनल। 30,000 कमाते हुए मेरा महीना निकल। ये आप देखें, ये पूरे छाले बने हुए हैं। इन चौधों ने पूरा मुल्क लूट के खा गए गंजे। आप लंदन में यशियाँ कर रहे हैं, मार्चे करा रहे हैं उधर, मार्चे, मसाजे जो कहते हैं इंग्लिश में, चौधरी उधर मसाजे करा रहे हैं। डॉलर तो अब नीचे जा रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हो रहा? और महंगा होगा अभी, और महंगा होगा। हम तो फिर चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे, क्या करेगा आदमी? बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि वो भी निकाल दी? ओहो, 2 बेटियां अभी दाखिल नहीं करा सका मैं, सीरियस। इतनी महंगाई हो गई है। हर सियासी पार्टी दूसरे को कहती है तुम जिम्मेदार हो। कोई ना कोई गलती हमारी आवाम की भी रही होगी। गंजे जिम्मेदार ने, कोई सियासी पार्टी नहीं। और पेट्रोल गरीबों से महंगा हो गया। साढ़े को कच्चे लैन जो के बतलंदे पैसे नहीं। आई एम सीरियस। सेकंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं। मैंने बहुत तालीम की है, लेकिन क्या है, इधर कितना पढ़ा आप? मैं काम कर रहा हूँ, 45 नंबर है। मैंने फर्स्ट ईयर से छोड़ दिया था घर की तंगी की वजह से। तो अभी तंगी आज भी नहीं, वो सुख में बदली। किधर, मैं तो शादी करा के फंस गया हूँ, अल्लाह जानता है। 30 से 32,000 रुपया कमा रहा हूँ। 30 से 32,000। दूध गया, पैम्पर गया, सीरियस। चीनी गई तो पत्ती गई तो वो मीटर कट्टन याद की फिर रहा था वो, सीरियस। सालियां दा तरला करके ना, मैं क्या मीटर दा बिल ना कटे यार, ये मीटर तार दे। और बिल की मीटर कटे ही जाना ही, नहीं तारना। 28,000 कुछ रुपए मुझको बिल आ गया। चल क्या रहा है? एक पक्का इस तरह हमारे घर में नहीं है। 28,000 कुछ रुपया एक पक्का। एनर्जी से हमारे पार्लियामेंट में कहते हैं कि गरीब का मसला ना उठाओ। गरीब पैदा क्यों होता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं।
के ऊपर चलो गरीब, मसला क्यों नहीं उठाना? किधर लंदन बैठे हैं, फ्रांस बैठे हैं, इटली बैठे हैं, हम पूरी फैमिली प्लान करते हैं, हर साल मरीज जाएंगे। 9 साल हो गया बुढ़ी को लारा लगा रहा हूँ, अगले साल चलेंगे, अगले साल चलेंगे। किधर गया मैं? और बच्चे दो, मैंने कहा था छोटी बेटी है ना, इधर मेरी छोटी बेटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मरा हूँ मार देने, या तो मेरे लिए कुछ करे ना, क्यों नहीं करते ये? क्यों नहीं निकलते? मेरा भी सवाल यही है, क्यों नहीं निकलते? बाहर निकलो ना अपने लिए, सियासी पार्टीज के लिए आप निकलते हो। गोटे गोटे बार पुलिस खलोती है, कितने निकली है डेढ़ डंगने ने सानू दस ना सी केड़े पैसे, और जे निकलन लगता था फाड़ के जेल च, दसो कितने ने। और बालन अच्छा ये बताओ हालात आगे क्या दिखाई दे रहे हैं? खतरनाक हालात आ रहे ने, कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, सिर्फ आवाम नु लारा, सिर्फ ला रहे थे जे आए गंजे दे ला रहे थे, 100 टब्बर मारे। चले ठीक है, थैंक यू। मैं बड़ा तंग जी, सीरियस। सारी आवाम तंग है, लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे, खुदकुशी हराम भी तो है ना। बस यही है ना। अब आप हमारा सोचे कि हमें क्या करना। ये इधर मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ, इधर आओ। ये वो ना हंसना नहीं है, इससे एक बड़ी थी, मैंने कहा था 9 साल के बाद मैं आपको मरी लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे खिलाऊंगा। वो 8 साल की होगी, मैंने मरी का मुंह नहीं देखा। जाहिर है जेब में पैसा ही नहीं है। पूरा करें कि क्या करें? अभी तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए हैं। आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखा हुआ है, मैंने इस सदी में, ये देख, आई एम सीरियस, लोगों ने टच रखे हुए हैं, उन्होंने आईफोन रखे हुए हैं, और मैनू साड़ कड्डन दे अज, असी बहुत तंग है। तो आप ये हालात तो कह रहे और खराब होंगे, आप तंग हैं, आपने बता दिया, लेकिन मजीद ये क्या कर लेंगे? हलाल हो जाएगी, खुदकुशी करनी पड़ेगी ना छोटे छोटे बच्चों के साथ। जहर भी महंगा हो गया, और वो भी 2 नंबर, असली मिलता ही नहीं है। जहर भी 2 नंबर है, बिल्कुल ऐसे। इधर आप आगे आ जाएं, आप क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि इस तो भाई जो भाई भी बोल के गया है, काफ़ी सीरियस बोला, इसने फनी अंदाज में ज़रूर बोला है, लेकिन बहुत सीरियस बात बोली है। पाकिस्तान में इस समय इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइजेस है ना बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे मतलब लोग कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे, बट फिर भी उनके घरों में बिजली बहुत ज़्यादा आ रही है। बंदा वही बता रहा है कि उनके घर में खाली फ़ैन है, लाइट है और आयरन भी नहीं है, फिर भी बिजली का बिल जो आया है 28,000 आया है। हमारे भारत में अगर किसी के घर में अगर इतना बिल आ जाता है तो लोग मतलब कैसा होता है, त्राही त्राही मच जाती है। ठीक है, दूसरी बात इसने बोली कि मतलब महंगाई कितना ज़्यादा है। पेट्रोल के जो प्राइजेज हैं इंडिया में 100, 105, 110 इस तरीके से मतलब वेरी करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोल के जो प्राइजेज हैं 300 से भी ज़्यादा है। अब सोचो कि 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो आदमी कहाँ से मतलब क्या करेगा? ठीक है, तो आदमी का फ्रस्ट्रेट होना जायज़ है, और बंदा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अपने दिखा रहा था, कहीं ना कहीं सही भी थी। मतलब आप क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है 40% से क्रॉस कर गई है, और आने वाले सालों में ये 50-60 तक जाएगी। कहीं पर भी अच्छी खबर नहीं है, क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट एक रद्दी के टोकरे में जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, जैसे का तैसा है। हमारे हुक्मरान पे कान में मक्खी नहीं बैठती। रिपोर्ट की हद तक की है और वहीं पड़ी रहेगी। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, इस साल उन्होंने 14 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला, उनको रोजगार दिया है, उनकी लाइफ को जो है सेटल किया। लेकिन हमारे बारे में दुनिया, गुजरावाला पलवानों का एक शहर, मैं गुजरावाले से जब आता हूँ मैं 3 गाड़ियाँ क्रॉस करता हूँ, 3 गाड़ियाँ चेंज करके आता हूँ। इनका पेशाब भी लंदन में होता है। सीरियस, ये कोई चोर हो भागना हो, चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, ये क्या सा कानून है इधर का? सही बात है। हाँ। मैं गुजरावाला से सीरियस आता हूँ, 3 गाड़ियाँ चेंज करता हूँ, पहले रक्शे पे, फिर टोयोटे पे, फिर आगे फिर रक्शे पे घर पहुँचता हूँ। सही बात है, अवाम को कोई फैसिलिटी नहीं है, ये हमें और मारना चाहते हैं। ये चोर है, चोर, पूरा टब्बर चोर। ये अभी आपने पेट्रोल की बात की है, ये पेट्रोल का लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए महंगा किया इन्होंने?
पेट्रोल। एकदम से मैं कहती हूँ कि इंतहा कर दी है। 160 से लेके 336 तक आ गया है, ब्रेक नहीं ले रहा, कहते 400 तक जाएगा। 26 रुपये पेट्रोल महंगा करके सस्ता करेंगे कितना? 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, ये कोई बात है? तो अगर हम अपने साथ वाले मुल्क इंडिया की बात करें तो वो इतना अच्छा क्यों है और वो क्यों? उनकी पॉलिसी अच्छी है, वो आवाम के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते। ये सिर्फ आए इजलास की, मीटिंग की, ओवर, बस खत्म। अगर उनका और अपना कंपैरिजन करें तो वो महीने के जो है $2250 और हम जो है $1500 कमा रहे हैं। कितना फर्क आ रहा है, आप देखें। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो हुक्मरानों का काम है कि देखें वो क्या कर रहा है। बांग्लादेश देखो क्या कर रहा है। बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम $1900 है, हमसे भी आगे है। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हम सोच सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, कहाँ जाएं हम। मेरे पाकिस्तानियों, कभी घर जुआई मत रहना, सीरियस। क्या वजूहत है, आप इतना खफा क्यों है अपनी सास? सास बहुत तंगे करती है, बहुत तंग करती है। क्या हुआ, आज क्लास तो नहीं हुई? हम उनके साथ रहते हैं, कभी कहते हैं मकान खाली कर दो, कभी कहते हैं किराया दो, कभी कहते हैं बिल पूरा दो। किधर से कहते? आप इनके मिसेज हैं, ये क्यों आपकी अम्मा से इतना क्यों तंग है? क्योंकि वो इन्हें मेहनत करने का बताती है और ये करते नहीं है। मेहनत तो कह रहे हैं, बड़े हाथ पे छाले निकल आए। बहुत ज्यादा करते हैं, वहाँ पर जाके एंजॉयमेंट करके वापस आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं मेहनत नहीं करते हो आप, तो एंजॉयमेंट करके आ जाओ, तो फिर सास तो बातें सुनाएगी आपको। किधर एंजॉयमेंट? जितनी मेरी ड्यूटी है किसी की नहीं होगी। मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ, शाम को 8 बजे ले आता हूँ 1100 रुपया लेके। क्या यही पाकिस्तान है? इतना कर्जा कैसे चढ़ गया, मुझे इतना कर्जा है। कोई 30 से 35 लाख हम पे कर्जा है। ओह माय गॉड, कैसे देंगे 1100 में? 1100 में 30 से 35 लाख का कर्जाई हूँ, मलक आतफ का। 30-35 लाख देना है तो फिर सास तो बातें सुनाएगी ना। और ये सारे सास के देने हैं 35 लाख? नहीं, और लोगों के भी देने हैं। अरे तो ये 7-8 लाख देना है। क्या बनेगा आपका? लगता है मुझे कब्र में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा कर्जे के साथ। सीरियस। ये ऐसे मर्द है, इन्हें कर्जे की कोई फिक्र नहीं होती। मुझे इतना ना देना है, मुझे टेंशन होती है। इधर से आया उधर चला जाएगा, खुद ही वापस। कर्जा जिधर से आया उधर वापस चला जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो वो मांगने नहीं आते? नहीं, मंडी के लोग कहाँ घर आएंगे। हाँ, आपने इतना कर्जा मंडी में ले लिया? हाँ जी, मंडी से उतारेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके। हमारे पास आपने आप बीवी को ट्रिप पे भी नहीं लेके गए, 35 लाख रुपया कहाँ लगा दिया? घाटा हो गया, क्या बताएं हमारे दुख। आपको इसीलिए नंबर दिया कि हमारी मंडी में आना, आपको बताएंगे कि कितने दुख हैं उधर, कैसे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम ज़रूर आएंगे, ज़रूर आए। आखिरी में क्या पैगाम देना चाहोगे? मैंने कुछ पैगाम नहीं, सिर्फ ये गंजे हमारी जान छोड़ दे। ये बड़ा गंजा साहब आ रहा है अभी, वो नहीं आएगा। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, ये गंजे चोर डाकू नहीं चाहिए। तो भाई पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था, और उसका जो भी मतलब चीज़ उसने बोली है, कहीं ना कहीं इमरान खान आए या कोई भी आए, हालांकि भाई सबके अपने अपने मतलब एक लीडर होते हैं, हर कोई अपने लीडर को एक फेवर करता है, बट जो भी आता है किसी भी तरीके से मतलब भाई वहाँ पे ना उसका भला तो नहीं होता है, और अपना सब लोग मतलब रोटी सेकने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जो आम जनता है इसी तरीके से परेशान रहती है। इधर ही हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया जो है ना वो चांद, आगे। हाँ, और पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सड़कों पे ऐसे ही जलील होती रहेगी पूरा। पाकिस्तान उस दिन सीधा होगा ना जब ये पुलिस है ना हमारी, ये चोर को नहीं पकड़ते, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसे पकड़ेगी पहले। पाकिस्तान की अवाम का भी इशू है, ये बात नहीं है कि सारे। जाहिर है, हाँ, ये भी हमारी गलती है, मैं मानती हूँ। सबसे पहले हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन अगर हम अपने हमसायों की बात करें, बांग्लादेश हमसे अच्छा है, देख लें इंडिया हमसे अच्छा है, अफगानिस्तान जो अभी सारे मुल्क सबसे पीछे हम। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, और ये बेड़ा गर्क किया, वो भाई की बात बिल्कुल ठीक है, गंजों ने बेड़ा गर्क किया है। सिर्फ और सिर्फ उनका काम है माओ बहनों को आगे करना, खुद लंदन फरार हो जाना, ये उनका सीन है बस सारा। क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है पाकिस्तान में अपना? पाकिस्तान में पहले तो हम लोग ना स्कूल में पढ़ते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी हम पढ़ते हैं पाकिस्तान से जिंदा भागो, जल्दी से कहीं ना कहीं। कोई उम्मीद नजर कोई उम्मीद नहीं। कोई अभी क्या कर रहे हो, कुछ इनकम कर रहे हो कि बेरोजगार हो? किसी भी कंट्री का मतलब किसी देश का युवा अगर खुद बोलता है, अगर मैं भारतीय होके किसी कंट्री के बारे में बुरा बोलूँ तो ठीक है, वो अलग चीज़ हो सकती है, ठीक है, मतलब एक कंट्री की राइवलरी हो सकती है, बट एक देश में रहने वाला युवा अगर कहता है कि मतलब उस कंट्री से भाग जाओ मतलब,
तो उस कंट्री का नारा लगाने के बजाय जिंदाबाद बोलने के बजाय बोलता है जिंदा भाग। तो आप समझो कि उस कंट्री की कितनी दुर्दशा है। मैंने आज तक भारत में रहने वाले किसी भी युवा के मुंह से ऐसा कभी नहीं सुना, किसी भी तरीके से, मतलब कंट्री में रहते रहते कभी कभार लोगों को बहुत बुरी चीज़ें भी फेस करने को मिल जाती हैं, और ऐसे में लोग कभी कोई बोलता नहीं कि मतलब कंट्री से भाग के कहीं चले जाओ। हाँ, जो पढ़ाई करता है, जो एजुकेशन कहीं बाहर लेता है या अलग लेवल की उसकी पढ़ाई होती है भाई, वो बाहर बिल्कुल जाता है, बट ऐसा बोल के कोई नहीं जाता कि चलो यहाँ से भाग चलो। मैं ना पहले आर्मी में था, मैंने 2 साल तकरीबन जॉब किया, फिर मैंने क्विट कर दी क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम थी, घर के अखराजात पूरे नहीं होते उसमें, बंदे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की काफ़ी फुलफिल नहीं हो रही, सो डेट्स आई डिसाइड टू क्विट दिस जॉब। ये मसला था सर। आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल लाहौर आया हूँ, अभी तकरीबन मैं जाने वाला हूँ, मंथ एक है, मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो यूथ है मुल्क से बाहर जा रहा है, वो ब्रेन ड्रेन वाला जो फार्मूला अब यहाँ पर लागू हो रहा है। और ख़बर जिस तरह मैंने पढ़ी, इन बच्चों को मैंने बताया कि मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी तो कौन यहाँ पर रहना चाहेगा। हर बंदा अपने घर वालों को अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड देना चाहता है, और बार बार वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क नहीं बदलते, अच्छी पॉलिसी से बदलते हैं, और हमें अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क से सीखना चाहिए। और भाई जो बार बार जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, चेंज करने की जो बात यहाँ पर चल रही है, आज तक 47 में पाकिस्तान बना, उसके बाद में वहाँ पे कोई इलेक्शन हुए नहीं। इंडिया में 1951 में इलेक्शन हो गए थे, पाकिस्तान में पहला इलेक्शन 1917 में हुआ था, 1970 में हुआ था। 4 बार वहाँ पे पूरा मतलब कूप करने का ट्राई किया गया। कूप मतलब होता है कि मिलिट्री, मतलब जब वहाँ पे जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको ओवरथ्रो करके खुद वहाँ पे राज करना चाहती है। 4 बार ऐसा पाकिस्तान में हुआ है। इंडिया में आज तक एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1975 से लेकर 77 तक बीच में इमरजेंसी का पीरियड था, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी थी हमारे कंट्री में, बट 2 साल के लिए। उसके अलावा कभी भी हमारा हिस्ट्री एकदम पूरा क्लीन रहा है, पूरा क्लियर रहा है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट पूरा 5 साल का अपना शासन कंप्लीट नहीं की है। आप सोचो कि एक कंट्री जिसका 70-75 साल का इतिहास हो गया है, 1970 से लगातार वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और वहाँ पे भी भाई कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई है जो 5 साल पूरा अपनी सरकार चलाई हो। लियाकत अली खान एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो 4 साल और कुछ दिन, मतलब 4 साल कुछ दिन, 62 दिन या कुछ दिन उन्होंने वहाँ पे मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया था। सबसे लंबा कार्यकाल हमारे देश में, सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, 20 साल का उनका कार्यकाल था, और उसके कंपेरिजन में अगर आप बोलो तो 4 साल लियाकत अली खान का है। तो जहाँ पे अगर सरकार ही स्टेबल नहीं होगी, जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, और जब सरकार स्टेबल नहीं होगी तो वहाँ पे अगर कोई नीति अगर सरकार एक लेके आती है और 5 महीने बाद में, साल बाद, 2 साल बाद अगर सरकार वहाँ पे चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो अपने हिसाब से नीतियाँ लेके आती है, जो नीतियाँ सरकार यहाँ पे बनाई रहती है उन नीतियों को साइड में कर देती है। तो इसी तरीके से भाई मतलब एक इनस्टेबिलिटी रहती है, और कभी भी मतलब प्रॉपर प्लानिंग हो ही नहीं पाती है, कोई भी चीज़ मतलब एक्चुअल में आ ही नहीं पाती है। जिसमें शरिया है, जिसके देखिए हुकूमत को बहुत से लोगों ने, बहुत से कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी करेंसी हमसे अच्छी, उनके पास डॉलर हमसे अच्छे, उनकी पॉलिसीज हमसे बेहतर चल रही है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो पावर्टी की सिचुएशन है वो दिन ब दिन डाउन होने की मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से हम इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो रहे पाकिस्तान में, और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ कंट्री है, और वो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं कर रही। पाकिस्तान में जो बिज़नेस है वो डाउन होता जा रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं कर रहा, इस वजह से पावर्टी में इजाफा होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस महंगाई के दौर में घर का गुजारा कैसा चल रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं, जैसे डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब हो गए, उनको इन्होंने गवर्नर बैंक स्टेट नहीं जाने दिया। अब वो अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट इधर लॉन्च किया था स्टेट बैंक के दौरान, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट था। अभी इनका एक और जो मिनिस्ट्री में था उस बंदे को निकाल दिया उन्होंने, उसको भी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक उठा के ले गया हुआ। जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनको तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से निकाल देते हैं, उनको रखते नहीं है, तो फिर इस तरह के माहौल तो आता जाता रहेगा। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत के बारे में? इसमें सबसे पहले हमारे पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, और इस टाइम जो निगरान हुकूमत है हमारी, उनके भी खर्चे कम नहीं है ऑलमोस्ट। अगर हम कहें कि हम पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार हैं, इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो भी है उनके अखराजात इतने हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। जब तक वो आप
जब तक वो लो नहीं होंगे, उनके साथ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको कम किया जाए। जब तक वो कम नहीं होंगे, आप ये ना सोचें कि आप जितना मर्जी, आप जो मर्जी लें, इन्वायरमेंट लें, जो मर्जी आप फाइनेंस मिनिस्टर रख लें, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक ये चीज़ें, जब तक ये जो इनको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं, इनको इनकी जॉब के लिहाज से इनको पे किया जाए, उससे ज़्यादा पे ना किया जाए। आप जो मर्जी डिपार्टमेंट उठा ले, उसमें करप्शन हद से ज़्यादा। दैट्स वाई आप कभी भी ये आप 60% तो उनकी बात है, मगर आप अभी भी निकलेंगी तो इससे भी ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे। आजकल एक अजीब सा सिलसिला पाकिस्तान में हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जबकि होता है कि डॉलर हाई जाता है तो महंगाई होती है, डॉलर गिराई जा रहे हैं, पेट्रोल हाई हो गया, चीनी का रेट हाई हो गया, आटा, हर चीज़ हाई है, डॉलर कैसे नीचे आ सकता है? ये कौन सी इकोनॉमी है जो हमारे मुल्क में चल रही है? आप कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है और हमारी फिर भी महंगाई बढ़ रही है। हमारी वैल्यू, हमारे रुपीज़ की वैल्यू, आप देखें कि हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या है। हमारी निस्बत अगर आप देखें कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कंट्री हो गया था, उनकी भी करेंसी हमारे बराबर आ चुकी है। हालांकि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, मगर हमारी करेंसी उनके मुताबिक पहुंच चुकी है। तो आप देख लें, हमसे बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उनकी करेंसी हमसे काफ़ी हद है। इंडिया हमारे साथ, जो सेम कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उनकी कंट्री देख लें। क्योंकि हम फंसे हुए हैं अपने अंदरूनी मामलात में, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क का क्या है। हमारे सियासतदान एक दूसरे की लाते खींच रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर उन्होंने जैसे इंडिया की बात की, इंडिया ने पिछले 9-10 सालों में सस्टेनेबल ग्रोथ शो की है, उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती रही है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वहाँ पर हर एक इंडियन जो है $2200 कमा रहे हैं, और पाकिस्तानी अगर $1200 भी कमा ले तो हम कहते हैं वाह, बड़ी इनकम है। क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो तालीम की बात है। हाँ जी, इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हमारा एजुकेशन का बजट कितना होता है सर? बहुत ही कम, बजट में बहुत ही कम आता है, क्योंकि इंडिया में आईटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री। अभी भी एप्पल स्टोर वहाँ पे लगा है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही। हुकूमत स्टेबल होंगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे। आपने कहा हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही, लेकिन आप एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। हम कितनी दफ़ा FATF के ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं, जिस कंट्री के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात होते हैं, क्या वहाँ पर कोई आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ जी, क्यों नहीं आएंगे? अगर हम अच्छी पावर, मतलब सिक्योरिटीज़, अभी भी देखें श्रीलंका के ऊपर 2009 में अटैक हुआ था, उसके बाद भी हम कोशिश कर करके हमने पहले PSL लेके आए, उसके बाद हम अब माशाल्लाह क्रिकेट आ गई है। अब अभी भी इंडिया नहीं चाह रहा। अब इंडिया चाह सकता है कि एशिया कप के लिए आ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। फिर देखिए, जैसे हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे, सामने वाला भी हमारे मुल्क को वैसे ही ट्रीट करेगा। जब अपनी यहाँ पर टीम सिक्योर नहीं है, जब अपने पाकिस्तानी यहाँ पर सिक्योर नहीं है, तो हम क्या ठेके उठा सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे सेव रहेगी? ओवरऑल बात करें ना, एक इंसाफ की और न्यूट्रल, अगर हम, और बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे पाकिस्तान के खुद के प्लेयर के ऊपर भी हमला हुआ है। 2009 में जो श्रीलंका के जो प्लेयर्स के ऊपर हमला हुआ था, वो सबको पता है। मतलब तो इस तरीके का भाई अगर सिचुएशन रहेगा ना, तो कोई भी वहाँ पे मतलब आना नहीं चाहेगा, और इंडिया तो कभी भी नहीं जाएगा बायलैटरल सीरीज के लिए, तो कभी भी नहीं जाएगा मतलब पाकिस्तान में। बात करें तो इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स वगैरह बदलती रहती हैं, और जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपना एक प्रोग्राम लेके आती है। वो जो नया प्रोग्राम आता है वो अपने तरीके से चलाते हैं। तो इस तरीके से ये मामला, जो नया प्रोजेक्ट होता है वो पीछे वाले प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। जब कुछ चीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह पैदा करते हैं तो पहले तो वो बाहर सेल कर देते हैं, उसके बाद पता लगता है हमारे मुल्क में चीज़ शॉर्टेज हो गई है, फिर वो मंगवाते रहते हैं, फिर डॉलर इस तरह से बाहर जाता रहता है, और फिर अपने मुल्क में दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, और ये काम होते जाते रहते हैं। अगर हम वर्ल्ड की इस वक्त बात करें तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डिविडेंड भी बढ़ेगा और हमारी कंपनी ग्रो भी करेगी। ऐसी कौन सी जो है पैकेजेस हैं, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो इंडिया दे रहा है, और उसने अभी हाल ही इस साल जो है 14 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत से निकाला है? इसकी मेन रीज़न है कि वो लोग श्योरिटी देते हैं। आप लोग श्योरिटी नहीं देते। आपकी हुकूमत में जो बैठे हैं, आप अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम आता है, जैसे कि IT इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे गूगल्स के या जो भी प्रोग्राम लेके आएगा, तो आपके यहाँ पे बैठे हैं करप्शन के लिए एक परसेंटेज, हमें इस प्रोग्राम में कितना % मिलेगा, वो ये चीज़ नहीं देखते। जैसे कि वहाँ पे iPhone का लग गया है, वहाँ पे IT सेंटर्स है, आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे आप गेमिंग को देख लें, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गेमिंग को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे उनके अलहदा एक फील्ड बना दी गई है कि इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे हम अर्न कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे कोई इस चीज़ को सीरियस नहीं लग रहा है, जैसे कोई फालतू चीज़ है, कोई इसके काम नहीं है। फ्रेंचाइज वहाँ पे ओपन कर ली है अब तो। अभी आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, वहाँ पे उनके भाई ने बात बोली है कि यहाँ पे करप्शन की बात इसने बोली है, बाकी चीज़ें बोली है। करप्शन हर जगह है,
ठीक है, ऐसी बात है कि करप्शन इंडिया में नहीं है और इसे एक्सेप्ट करने में एज एन इंडियन मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन है, हर जगह है, कम है ज़्यादा है लेकिन है। बट लोग समझदार है, लोग इनिशिएटिव लेते हैं और लोग यहाँ वहाँ की बातों में बिलीव ना करते हुए खुद की रिसर्च करते हैं, खुद के तरीके से काम करते हैं। और इंडिया में ऐसा नहीं भाई, इंडिया में अगर आप जो कोई भी मतलब आज के डेट में अगर 60 साल से ऊपर का भी अगर कोई आदमी है, उसको अगर आप कोई बात बोलोगे ना तो उसके पास अगर ये डब्बा रहेगा ना तो सबसे पहले गूगल पे बोल के सर्च करता है कि ये सच में हो रहा है क्या हो रहा है। मतलब इंडिया में आजकल सीमा हैदर का बीच में काफ़ी सारा प्रकरण बहुत चर्चा में था और जितने भी मतलब लोग हैं, हम मतलब मेरी उम्र से या मेरे उम्र से ज़्यादा, मैं उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जितनी 60 साल से ऊपर के लोगों को होगी। उनके पास मोबाइल है, बोलते हैं और उससे वो सब कुछ समझते हैं, सीखते जो भी चीज़ें हैं। तो लोग ब्लाइंडली यकीन नहीं करते हैं, खुद भी जाते हैं, खुद भी मतलब देखते हैं कि क्या है कैसा है, उसके बाद ही एक कंक्लूजन पे आते हैं। पाकिस्तान में यही चीज़ मिसिंग रहती है कि लोग मतलब जो कहीं से सुन लिए ना, बस उनको लगेगा कि वही है और उसी के ऊपर फिर वो लेफ्ट राइट करते रहते हैं, नया कुछ सीख ही नहीं पाते मतलब कि क्या चल रहा है मार्केट में। प्लेट भी है। देखिए एक नैरेटिव बना इन 3 सालों में कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। चले मान लिया क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हद ही कर दी भीख मांगने की, लेकिन उसके बाद जो अवाम है वो भी भिखारी बनती चली जा रही है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हर तीसरे में से दूसरा बच्चा तो स्कूल से बाहर है, हर 4 नौजवानों में से 3 जो है बेरोज़गार हैं। और आने वाले दिनों में इस वक्त पूरी दुनिया हमारे बारे में कोई अच्छी खबर नहीं दे रही। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप ये देख लें कि आपकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के आप जिस भी सेक्टर में चले जाएं आपकी फैक्ट्रीज़ मोस्टली बंद होती जा रही हैं। क्यों? वजह क्या है? उनको वो सर्विसेज, वो सहूलियात नहीं दी जा रही, वो चाहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट उनके साथ वो नहीं कर रही। आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करे, आपके बच्चे भी तालीम करें, बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लें और प्राइवेट स्कूल्स में देख लें उनके एजुकेशन में डिफरेंट है। क्योंकि अगर प्राइवेट्स में देखें तो उनके बच्चों की और गवर्नमेंट में देख लें उनके बच्चों बहुत फर्क है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपके यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के बच्चा एक मल्टी टैलेंटेड निकले और प्राइवेट वाला ना निकले? तो मेन चीज़ ये है कि आपके हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनको आपको दूर करने की ज़रूरत है, फिर जाके आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा तरक्की करें। आप ये नहीं कह सकते कोई या जादू की छड़ी लेके आए और आपका 1 मिनट में मुल्क को सेट कर दे। ये बहुत इस मुल्क को सेट होने में बड़ा टाइम लगेगा। 75 साल की चीज़ें आप सोच रहे हैं कि 1 साल में ठीक हो जाएं, ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब मुल्क में गुर्बत बढ़ती है तो जहालत, और किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं पॉसिबल भाई। जादू की छड़ी कोई नहीं लेके आएगा कि मतलब जादू की छड़ी ऐसे घुमा दिया और सब कुछ हो गया। इंडिया बहुत आगे नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। इंडिया के साथ में चाइना भी मतलब एक तरीके से ग्रो करना स्टार्ट किया और चाइना जो बहुत आगे चला गया। सिंगापुर हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, दुबई वगैरह को आप ले लो, ये बहुत पहले मतलब नहीं स्टार्ट किया इन्होंने, ये बहुत जल्दी स्टार्ट किए थे। और इंडिया के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था और उसके कंपेयर में अगर मैं बात करूँ तो इन लोग काफ़ी आगे चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगे या कुछ भी। इंडिया अपनी गति से मतलब एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और समय के साथ में धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए, आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए, साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए, मेडिकल के फील्ड में इंडिया बहुत आगे है। पाकिस्तान से भी लोग आज भी इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो समय के साथ में भाई सब कुछ होता है और सबसे ज़रूरी चीज़ें मतलब एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छा रहेगा तो ही कुछ हो पाएगा। मतलब किसी भी कंट्री का जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट होता है वो सब कुछ एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है। बढ़िया। अब ये 40% लोग पॉवर्टी में आ रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। ये अब जब पाकिस्तानी माशरे में किस तरह सर्वाइव करेंगे और इनका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इनका हम पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब आप ये देख लें कि 40% आप कह रही हैं, 40% इससे भी और नीचे जाती जाएगी। क्योंकि आने वाले दौर में अब आप देख लें कि पेट्रोल बढ़ेगा, उससे और ज़्यादा बढ़ेगी महंगाई। जो महंगाई बढ़ेगी आप ये देख लें कि 40% पॉवर्टी तो वो हैं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांगते नहीं हैं मगर उनको वो किसी न किसी ज़रिए उनके पास पहुंच रहा है, मगर वो लोग भी मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। और जो लोग खुद करते थे, जैसे कि आप मज़दूर देख लें, वो लोग भी आपको आजकल मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दौर में इससे भी बुरा होता जाएगा, मगर हमारे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। अब आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं, आप कितना अर्न करते हैं और उसको किस तरह स्पेंड करते हैं? अब मैं देख लूँ, मैं 40,000 अर्न कर रहा हूँ, 40,000 की जॉब करता हूँ, लेकिन उसमें मेरा डेली का 300-400 का पेट्रोल लग जाता है। और यहाँ पे जैसे लाहौर जैसी महंगाई है, और रोटी जब मैं लाहौर में जब आया था पहली दफ़ा तब 5 रुपये की रोटी थी और आज 25 रुपये की 20 रुपये की रोटी हो चुकी है। उसके कितना ग्राम की होती है वो कोई पता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम 15 इतने 100 ग्राम की होती है बेसिकली, लेकिन और पूरी दे रहे हैं
तंदूर वाले, मुझे जो लगता है वो तो कागज जैसी रोटी, वो तो मेरे हवा से ऐसे करे फूंक मारो। उसका भी वेट पूरा नहीं हो रहा है ना, वो उसका भी वेट पूरा। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं सैलरी का? फिर हम यही करते हैं कि सैलरी आने से पहले, अभी जैसे यकम अभी आई नहीं है, हमारी सैलरी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। आप क्या करें, क्या करते हैं और कितना? बिजली का बिल हमारा, अब एक छोटा सा फ्लैट है हमारा, हमने ना कूलर चलाया ना एसी चलाया, फिर भी हमारा 18,000 रुपये बिल आ गया। आपको क्या लगता है आप ही गुर्बत की तरफ धकेले जा रहे हैं? हमें यही लगता है कि ऐसा ऐसा हम, भाई साहब 18,000 बिल एक महीने का, मतलब बंदा 40,000 कमाता है और 18,000 बिल है एक महीने का, वो कहाँ से भरेगा और क्या ही करेगा। पेट्रोल में एक दिन में 300 से 400 चला जाता है, सोचो आप 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, और एक नॉर्मल गाड़ी भी अगर भाई अगर एवरेज देती है मतलब, तो आप मतलब कैलकुलेट कर लो कि कितना होगा। ठीक है, तो हालत वहाँ पे बहुत ख़राब है भाई, खुद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि नौजवान लोगों की सैलरियाँ बढ़ती हैं, हमारी डॉलर्स के हिसाब से सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन अब हम देखते हैं तो हम डॉलर्स के हिसाब से नीचे जा रहे हैं। सैलरी बढ़ रही है लेकिन हमारी, लेकिन हम उस तरीके से अगर काउंट करें तो हम नुकसान में ही जा रहे हैं। आपकी कितनी सैलरी है और आप कैसे स्पेंड करते हैं? ऑलमोस्ट 50,000 सैलरी और बिल्कुल हैंड टू माउथ हुए हैं, कुछ भी उसमें गुजारा नहीं हो रहा। 50,000 कहाँ खर्चा होता है आपका? 50,000 से क्या करेंगे, 18,000 तो बिजली का बिल आ गया था, बाकी उसके अलावा आप एजुकेशन का एक्सपेंस निकाल लें और अपने बाकी पर्सनल एक्सपेंस निकाल लें तो पीछे कुछ भी नहीं बनता आज, जिसकी वजह से आपने पूरा महीना आपने जो सर्वाइव करना है वो कैसे करना है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जो है 18 से लेके 35 साल तक जितने भी नौजवान लड़के हैं वो अनमैरिड भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आती तो उनकी शादी नहीं होती, तो यहाँ पर 35 साल तक जो कवारे लड़के हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ये कितना सच है? उनकी तादाद में बिल्कुल इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से उनके जो शादी के एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो एक शादी पे 15 से 20 लाख का खर्चा है। तो कब ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, 5 लाख का तो सीधा सीधा सोना आ जाता है, वो भी 2 तोले 3 तोले, ये भी मैं बल्कि 2.5 तोले का। गरीब बंदा कहाँ सोना बना सकता है? यही तो मैं लेकिन देना तो पड़ता है ना। नहीं है कि मैं सोना भी यूज़ करूँ, सोना भी दूँ सामान में उसकी। और लड़की वालों की डिमांडें भी, लड़की वालों की डिमांडें हाई हैं, बच्चा पढ़ने वाला हो और बच्चा हाई क्लास जॉब कर रहा हो, ये नहीं देखते कि बच्चे अगले की गुर्बत। हाँ जी, वो चाहते हैं कि लड़का ना हो, वो मर्द ढूंढ रहे होते हैं, एक लड़के में मर्द ढूंढ रहे होते हैं, 35 साल 40 साल का मैच्योर आदमी, लेकिन वो ये देखते हैं कि बच्चा भी 20 साल का हो, शादी भी हम अच्छे लड़के से करें, खूबसूरत हो, फिर ऐसे तो नहीं हो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ के लोग मतलब एक बदहाली की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हैं और एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो कहीं पे भी स्टेबल मतलब कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रिएक्शन वीडियो और आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।